गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत भाग इतिहास की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। बेटा आज हम अध्याय 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक पढ़ रहे हैं। बेटा आज टॉपिक चल रहा है अपने भारतीय कपड़े का पतन। वो भारतीय कुटीर उद्योग, शिल्प उद्योग जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। भारत के बने हुए सूती कपड़े जिनकी मांग पूरे विश्व भर में रहती थी, अब भारतीय कपड़ों का पतन शुरू हो चुका था और पतन करने का जिम्मा जिस पर था वो था ब्रिटेन। और ब्रिटेन के सूती कपड़ा मिले या उनके कारखाने। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। ब्रिटेन में सूती वस्त्रों के कारखाने स्थापित हो चुके थे। औद्योगिक क्रांति वहाँ पर शुरू हो चुकी थी। अब वहाँ पर कपड़े कारखाने और मिलों में बन रहे थे, तो उससे भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर क्या असर पड़े वो अपन देखते हैं बेटा। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। भारत के जो कपड़े बने हुए होते थे हाथ से करघों की सहायता से बनाए जाते थे, कारीगरों के द्वारा तैयार किए जाते थे। अब भारतीय कपड़ों को अमेरिका, यूरोप के देशों में जो उद्योगों में बन रहे कपड़े थे उनसे मुकाबला करना पड़ रहा था, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। मिलों में बने हुए कपड़े, कारखानों में बने हुए कपड़े भारतीय कपड़े की तुलना में सस्ते होते थे। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। शुल्क यानी कर लगा दिया था। हम पूरे विश्व को कपड़े निर्यात करते थे। इंग्लैंड में भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी, लेकिन अब हम वहाँ पर निर्यात भेज नहीं पा रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने नया कानून बनाया था। उस कानून के अनुसार जो भारत से वहाँ कपड़े आ रहे थे उन पर बहुत ज़्यादा शुल्क अर्थात टैक्स लगा दिया गया था, जिससे भारतीय कपड़े महंगे हो चुके थे और अधिक। तो मिलों में बनी हुई कपड़ों की तुलना में भारतीय कपड़े अधिक महंगे थे और इस तरह भारतीय कपड़ों की मांग कम होती जा रही थी। भारतीय जो वस्त्र उद्योग था उसका पतन शुरू हो चुका था और ये सोच समझ करके ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप की परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। जो इंग्लैंड में कारखानों में जो सूती कपड़े बन रहे थे, 19वीं शताब्दी आते आते भारतीय कपड़े को विश्व के अन्य देशों से बाहर कर दिया। इसका कारण क्या था बेटा? इसका कारण ये था कि इंग्लैंड का कपड़ा कारखानों में बन रहा था, बड़ी मात्रा में बन रहा था, उसकी कीमत कम थी और भारतीय कपड़ा भारतीय कामगारों, हथकरघों द्वारा हाथ से बनाया जाता था। उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, लेकिन उसकी कीमत अधिक हो जाती थी, क्योंकि यूरोप में अब उस पर टैक्स लगाया जा रहा था। तो अब वहाँ से भारतीय कपड़ा बंद हो गया। पूरी जगह ब्रिटेन की मिलों में बने कपड़े छा गए। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर कौन होते हैं? कपड़े बुनने वाले, जो जुलाई होते हैं, जो कपड़ा व्यवसाय से जुड़े होते हैं, वो बेरोजगार हो गए। उनसे उनके रोजगार छिन गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। बुरी मार यानी उनसे उनका रोजगार छिन गया, उनका धंधा छिन गया, वो अब खाली हो गए। तो बंगाल के बुनकर बेरोजगार हो चुके थे। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए। जो यूरोप की कंपनियां थी, ब्रिटेन की कंपनियां थी, अब भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया और इससे हमारे बुनकर बेरोजगार हो गए। कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए बुनकर बेरोजगार होने लगे। उनके एजेंटों ने, एजेंट कौन थे? वे अंग्रेज व्यापारी जो भारतीय कपड़ा बुनने वालों से कपड़े लेते थे और यूरोप के बाजारों में बेचते थे, उन एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। पेशगी का अर्थ होता है बच्चों की अग्रिम असाइनमेंट होता है। कपड़ा बुनने के लिए आगे से पैसे दिए जाते हैं, तो वो पेशगी कपड़े एक तो होता है जैसे कि तैयार माल होता है, उसके बाद में पैसे दिए जाते हैं, लेकिन माल शुरू होने से पहले, बनने से पहले कि कितने कपड़े बनाने उसकी एडवांस इसको अपन बोल सकते हैं। तो पेशगी देना बंद कर दिया गया था।
परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। गुहार यानी अर्जी लगाना, सरकार से रिक्वेस्ट करना कि उनसे उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। तो इसने परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। लेकिन हंसली दुर्दिन, दुर्दिन यानी बुरे दिन अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। पट यानी भर जाना, क्योंकि अब यहाँ से जो सूती कपड़े थे वो यूरोप में नहीं जा रहे थे, बल्कि यूरोप में ब्रिटेन की जो मिलों में बने हुए कपड़े थे वो भारतीय बाजारों में आ चुके थे और पूरे भारतीय बाजारों में ब्रिटेन की मिलों में बने कपड़े नजर आ रहे थे। पूरा बाजार उनसे भर गया था। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति ये हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। पहले हम अपने यहाँ पर बने हुए कपड़े पहनते थे, लेकिन ब्रिटेन के व्यापारियों ने और ब्रिटेन की सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का पतन किया और वहाँ के मिलों में बने हुए कपड़ों को भारत के बाजारों में लाके बेचा जाने लगा। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती गई। कपड़ा व्यवसाय से प्राचीन समय से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा था। तो जो कपड़े बुनने वाले बुनकर थे, सिर्फ उनका ही रोजगार नहीं गया, बल्कि उस पर निर्भर सूत काटने वाले लोगों की भी हालत खराब हो गई, उनका भी रोजगार चला गया। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका यानी व्यवसाय चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई थी। अब उनसे उनका रोजगार समाप्त हो गया। तो इससे भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर निर्भर लोगों के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। इंग्लैंड की मिलों में बना हुआ कपड़ा ला करके भारतीय बाजारों में लाया जा रहा था। भारत की 2/3 जनसंख्या ब्रिटेन की मिलों में बने हुए कपड़े पहन रही थी। सूत काटने वाले, बुनकर, सबके व्यवसाय चले गए थे, बेरोजगार हो गए थे। लेकिन भारत में हथकरघों से, जो हाथ के करघे होते थे, हाथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह ये थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। कुछ तरीके के कपड़े ऐसे होते थे जो सिर्फ हाथ से ही बन सकते थे। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। भारत के कुछ कपड़े ऐसे होते थे जैसे कि गोटा पत्ती की किनारे वाली साड़ियाँ, कुछ परंपरागत बुनाई वाले कपड़े वो मशीनों से नहीं बन सकते थे, उन्हें हथकरघों की सहायता से ही बनाया जा सकता था। इन कपड़ों की न केवल रईस यानी अमीर के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी मांग थी। जो भारत के कपड़ों की जो क्वालिटी थी, उनका जो पैटर्न था, तो ऐसे कपड़े सिर्फ हथकरघों की सहायता से बन सकते थे और ये कपड़े अमीरों के बीच ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के बीच भी काफ़ी प्रसिद्ध थी, उनकी मांग रहती थी। और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में बेहद मोटा कपड़ा बनता था और ब्रिटेन की जो कपड़ा मिलें थी, कारखाने थे, वहाँ पर ये जो भारतीय हथकरघे बना सकते थे वो कपड़ा नहीं बन पाता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। तो अभी भी भारत के हथकरघों में होने वाली बुनाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। कुछ किस्म की साड़ियाँ, जैसे गोटा किनारे वाली साड़ियाँ, अलग मनभावन वर्क वाली साड़ियाँ, तो वो हथकरघों से बन सकती थी और इन कपड़ों की मांग अमीर और मध्यम वर्ग दोनों के बीच में थी। और कुछ मोटे कपड़े जो कि भारतीय गरीब पहनते थे वो भी हथकरघों की सहायता से ही बन सकते थे। बेटा, आपने पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। हमने भी सुना होगा कि ये सोलापुर की साड़ियाँ हैं या मदुरा की साड़ियाँ हैं। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नई महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। 19वीं सदी के आखिर में जो मदुरा है, सोलापुर है, कपड़े बुनने के नए केंद्रों के रूप में सामने आए, महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके थे, प्रमुख केंद्र। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने और महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों से आह्वान किया, लोगों को जागृत किया कि जो ब्रिटेन से आयातित कपड़ा है
जो ब्रिटेन से मंगाया गया कपड़ा है उसका बहिष्कार करें, बहिष्कार अर्थात उसको नहीं पहने, और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। तो इससे भी स्वदेशी को फ़ायदा हुआ, हमारे जो बुनकर थे उनको फ़ायदा हुआ। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई, यानी हमारे जो राष्ट्रवाद का पर्याय बन चुकी थी खादी, वो करघे की सहायता से बनाई जाती थी और चरखा भारत की पहचान बन गया। महात्मा गांधी को भी चरखे पर चरखा काटते हुए दिखाया गया है। 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। सबसे महत्वपूर्ण, 1931 में जब सविनय अभियान आंदोलन चलाया जा रहा था तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तिरंगा झंडा था उसमें चरखे को, महात्मा गांधी के द्वारा जो चरखा काटा जा रहा था उसको उस पट्टी में जगह दी गई। वर्तमान में अपना जो तिरंगा है उसके अंदर जो चक्र दिखाई देता है उसकी जगह पहले क्या था, चरखा। तो आइए देखिए कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों, आजीविका यानी व्यवसाय, रोजगार, सूत काटने वालों का क्या हुआ? उनमें बहुत सारे तो खेतीहर मजदूर बन गए। अब जब उनका व्यवसाय उनसे छीन गया तो वो खेतों में मजदूरी करने लगे, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश की बाहर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इसलिए जब उनसे उनका परंपरागत व्यवसाय छिन गया तो कुछ शहरों में काम की तलाश में चले गए, कुछ देश से बाहर चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों ने को बम्बई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। अब ये जो भारत में नए कारखाने खुल रहे थे सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित, उनमें काम करने लगे। सूती कपड़ा मिलों का उदय। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। तो अब भारत में भी भारत के जो कुछ रईस थे उन्होंने सूती कपड़ा मिल पर कार्य करना शुरू कर दिया और पहले भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई। तो बेटा यहाँ पर ये प्रश्न भी बन गया है कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित हुई और कब स्थापित हुई? तो 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। ये कताई मिल थी और 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। पहले भारत से तैयार माल बाहर विश्व में भेजा जाता था, यूरोप के देशों में भेजा जाता था, लेकिन अब कपास अर्थात कच्चे माल को बम्बई बंदरगाह के द्वारा निर्यात किया जा रहा था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी उपलब्ध होने के कारण वहां पर कपास की खेती बहुतायत से होती है। जब वह सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा और इससे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। तो भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कौन सी है? 1854 में बम्बई में कवासी डाबर के द्वारा स्थापित हुई। सन 1900 ईस्वी तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। इस तरह बम्बई में कपड़ा मिलों का विकास होना शुरू हो चुका था। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। तो बम्बई में जो कपड़ा मिलें खोली जा रही थी वो कौन सा समुदाय खोल रहा था? पारसी समुदाय, गुजराती समुदाय, जिसके पास काफ़ी पैसा था। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार अर्थात किसान, दस्तकार जो कि बुनकर का कार्य करते थे, खेतीहर कामगार मजदूरी करने वाले खेतों में कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। जो किसान, दस्तकार और खेतीहर मजदूर अब शहरों में काम करने के लिए जाने लगे।
प्रारंभिक कुछ दशकों के दशक यानी प्रारंभिक कुछ सालों में 10 सालों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा, यानी बहुत सारी समस्याएं सामने आई। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। तो बेटा पहली समस्या क्या थी? जो ब्रिटेन की कपड़ा मिलों में बना हुआ कपड़ा आ रहा था तो उससे भारतीय जो व्यापारी थे उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। जैसे कि यूरोप में अपन ने देखा, ब्रिटेन ने भारतीय कपड़ों के आयात पर टैक्स लगा दिया था, तो इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। नवजात का अर्थ क्या होता है बेटा? जो नवीन अवस्था में जिसने अभी भी जन्म लिया है, तो जो भारतीय उद्योग थे वो नवजात अवस्था में थे, तो नवजात उद्योगों को देश की सरकार के द्वारा संरक्षण मिलता था, परंतु भारत में ऐसा नहीं था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी, लिहाजा औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। औपनिवेशिक सरकार अर्थात ब्रिटेन की सरकार ने जो भारत के उद्योग धंधे थे, स्थानीय उद्योग धंधे थे, उनको संरक्षण नहीं दिया। लिहाजा इस प्रकार भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगों को पनपने का अवसर मिला, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। तो बच्चों अपन बात करते हैं भारतीय जो कपड़ा मिले थी उनको कौन सी समस्याओं से जूझना पड़ा, कौन सी समस्याएं सामने आई। पहली समस्या तो ये थी कि ब्रिटेन से मिलों में जो बना हुआ सस्ता कपड़ा था उससे भारतीय जो फैक्ट्रियाँ थी बनी हुई कपड़ों को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, दोनों में कॉम्पिटिशन होता था। और ज़्यादातर देशों में हमने देखा कि वहाँ की सरकारें खुद के उद्योग धंधों को संरक्षण देने के लिए दूसरे देशों से जो व्यापार होता था उस पर सीमा शुल्क लगाती थी। जैसे ब्रिटेन ने लगाया था भारतीय कपड़े पर, तो उस वहाँ के उद्योग धंधों को बढ़ावा मिला। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो नए नए उद्योग धंधे खुले थे उनको औपनिवेशिक सरकार ने संरक्षण नहीं दिया, इस तरह की सुरक्षा नहीं मिली। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमें फ़ायदा हुआ। ब्रिटेन से जो आने वाला कपड़ा था उस पर रोक लग गई और सैनिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भारतीय कारखानों में कपड़े बन रहे थे उनकी मांग बढ़ने लगी। तो इसने भारतीय उद्योग धंधों को पनपने का अवसर मिला। बाकी बेटा कल अपन पढ़ेंगे।